स्वागत है आपका परीक्षा एक्सपर्ट के ऑफिशियल चैनल में। दोस्तों, आज हम बीपीएससी तथा अदर पीएससी के नज़रिए से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनसे एग्जामिनेशन में प्रश्न बनने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं, हम उसके बारे में अब डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं। एक तरह से एक नया सीरीज है ये, जिसमें हम पॉलिटी से रिलेटेड 7-8 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल ड्यूटीज या अन्य इलेक्शन कमीशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और उनसे रिलेटेड क्या सवाल बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो ये एक नया सीरीज हम करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। हम आपका इसमें फीडबैक भी चाहेंगे। दोस्तों, आप इस सीरीज को देखिए और हमें कमेंट करके बताइए क्या यह सीरीज आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको ये अच्छा लग रहा है, क्या हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने पहले बताया, अगर आपको ये पसंद है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिए और हमें एडवाइस कीजिए कि हमें आगे और क्या करना चाहिए, और डेफिनेटली इसे शेयर भी आप करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों को, मित्रों को भी बताएंगे। तो आइए आज हम सबसे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल से शुरू करने जा रहे हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल बेसिकली क्या है? तो दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो एक तरह से डायरेक्शन है, निर्देश है। किसको? तो सरकार को, यानी कि लेजिस्लेटिव को, लेजिस्लेचर्स को और एग्जीक्यूटिव को, कि कैसे गवर्नेंस किया जाएगा। ये एक तरह से डायरेक्शन दिया गया है हमारे संविधान में। अब इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो आइए देखते हैं, हम कंटिन्यू शुरू करते हैं इसके बारे में। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी जो है हमारे संविधान के पार्ट 4 में है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो हमारे संविधान के पार्ट 4 में इसका वर्णन मिलता है। राइट, पार्ट 3 में जैसा कि आप जानते हैं फंडामेंटल राइट्स हैं, जबकि पार्ट 4 में डीपीएसपी है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका वर्णन किस आर्टिकल्स में मिलता है? इसका वर्णन जो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में मिलता है। अब ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी हमने कहां से लिया है। प्रश्न कहीं कहीं बनता है कि डीपीएसपी भारत के संविधान में कहां से लिया गया है। तो भारत के संविधान में तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया, आयरिश संविधान से। राइट, लेकिन आयरलैंड ने खुद इसे स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है मित्रों। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि आयरलैंड ने खुद इसे स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और हमने, यानी भारतीय संविधान में, इसको आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब यह है कि कुछ जो फीचर्स हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के, उस फीचर्स को हम देखते हैं, उसको समझते हैं। तो बेसिकली these are non-justiciable, that is they are not legally enforceable by the court for their violation। यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो डायरेक्शन दिया हुआ है, यदि सरकारें उसको नहीं मानती है तो इसके लिए एक कॉमन सिटीजन, एक नागरिक जो है, जुडिशरी में नहीं जा सकता, यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। जबकि फंडामेंटल राइट का वायलेंस होने पे, फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में है उसका वायलेंस होने पे आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी का और फॉलो नहीं करते हैं हमारे नेता लोग या हमारे लेजिस्लेचर, एमपी, एमएलए, तो इसके वायलेशन पे आप कहीं भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या था? डीपीएसपी को रखने का मतलब क्या था हमारे संविधान में? तो बेसिकली दोस्तों, इसका जो मेन एम था वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए सोचा गया था, इसलिए इसको हमारे संविधान में रखा गया था। अब देख सकते हैं डीपीएसपी एम एट टू स्टेबलाइजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। राइट, these have moral and political sanctions. See, it has not judicial sanction. As I have said earlier, it has moral and
पॉलिटिकल सैंक्शंस, यानी कि नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि इसमें वर्णित चीजों को लेके लेजिस्लेशन बनाया जाए, प्रोग्राम बनाया जाए, पॉलिसी बनाई जाए। और पॉलिटिकल सैंक्शन का मतलब यह है कि यदि हमारे नेता लोग इसको लेके, इसमें दिए हुए डायरेक्टिव्स को लेके बनाते हैं तो अपने आप वेलफेयर की तरफ जाते हैं, तो उनको एक तरह से पॉलिटिकली सैंक्शन मिलता है कि हाँ आप जो है रास्ता ठीक अपनाए हुए हैं, आप लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो इस पे मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन है, नहीं कि लीगल सैंक्शन। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। द डीपीएसपी प्रमोट द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी, हेंस दे आर सोशलिस्ट, यानी कि ये वेलफेयर की बात करता है तो सोशलिस्ट नेचर का है, ठीक है। Now, the directive principles of state policy are directives to the government to implement them for establishing social and economic democracy in the country. As I have discussed earlier, the provision content in these principles have been stated as a fundamental in the governance of the country. देश को चलाने में डीपीएसपी एक तरह से फंडामेंटल है। इसको लेके अगर चलते हैं तो राजनीतिक पार्टियों को अपने आप वैलिडिटी मिलती है, लोग उनको प्रमोट करते हैं, उनको वोट करते हैं। तो डायरेक्ट इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टी भी डीपीएसपी पे आप देखेंगे कि बहुत फोकस करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करते हैं। हालांकि नॉन जस्टिसिएबल है, फिर भी इसके सारे पार्ट को वो लागू करने का कोशिश करते हैं। इसको हम देखेंगे आगे जब डिस्कस करेंगे। तो आइडिया ऑफ इंडिया as welfare state is found in the preamble of the constitution as well as in the directive principle of state policy। ये प्रश्न बन चुका है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, इसका वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है, राइट। तो एक तो प्रियम्बल में मिलता है और दूसरा डीपीएसपी में भी मिलता है, राइट। सो टेक केयर ऑफ इट। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर सर्टेन direction in the legislative and executive intended to show in what manner the state should exercise their legislative and executive power। जैसा मैंने कहा था कि ये डायरेक्शन देता है कि राज्य को और एग्जीक्यूटिव को, स्टेट को अपने पावर का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, तो उसके बारे में ये है दोस्तों। अब इसके बारे में हमारे संविधान के कुछ विद्वान जो हैं, संविधान के ज्ञाता जो है, संवैधानिक ज्ञाता, उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में कुछ कमेंट किए हैं। आइए उनके थॉट्स को भी देखते हैं। तो पहला जो थॉट है वो है केटी शाह जी का। आइए इनके बारे में देख। केटी शाह एक बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट रहे हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ चेक विच इज पेड ऑन द बैंक कन्वीनियंस, राइट। तो कहते हैं केटी शाह जी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक ऐसा चेक है जो बैंक अपने सुविधा अनुसार लोगों को पेमेंट करती है। यानी कि बैंक अगर चाहे पेमेंट करे, ना चाहे ना पेमेंट करे। यानी कि नेता जब चाहे तो इस पॉलिसी को फॉलो करें और जब चाहे तब ना करें, क्योंकि इस पे कोई लीगल बाउंडेशन पे है नहीं। तो इससे प्रश्न कैसे बन सकता है, मान लीजिए स्टेटमेंट ही दे देगा, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ए चेक which is paid on the book convenience, bank convenience. Whose statement it is? केटी शाह, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और मोरारजी देसाई, whatsoever you can give the options, right? अब आइए हम बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहा जाते हैं, उन्होंने क्या कहा है? इन्होंने डीपीएसपी को कहा है कि डीपीएसपी एज ए नोवेल फीचर, राइट, इसको नोवेल फीचर कहते हैं। भीमराव अंबेडकर जी, डीपीएसपी एज ए नोवेल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नोवेल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि कहते हैं इसलिए कि डीपीएसपी जो है वो गवर्नेंस का बेस है, बेसिक है। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज इस फीचर को लेके, इसमें वर्णित फीचर को लेके अपनी पॉलिसी बनाएंगे, अपना शासन प्रशासन करेंगे, तो अपने आप उनका वैलिडिटी लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में बेटर होगा। इसीलिए इसे कहते हैं कि दिस इज अ नोबल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ वंस अगेन ऑफ द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द डीपीएसपी आर लाइक द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच वर इशूड by the Governor General and the Governor of the colonies of India by the British government under the government of India and 1935। यानी उसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में ही एक तरह से गवर्नर जनरल को और गवर्नर जो थे उनको ये इंस्ट्रूमेंट दिया गया था
डीपीएसपी के माध्यम से कि आपको कैसे गवर्नेंस करना है। अब डायरेक्शन ये गवर्नमेंट को है, जैसा कि हमने पहले ही इस चीज के बारे में डिस्कस किया था। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर डायरेक्टिव्स टू द government to implement them for stabilizing social and economic democracy in the country. The provision content in the principle are not enforceable by any court. These principles have been stated as a fundamental have been stated as a fundamental in the governance of the country. ये सब बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। The idea as a welfare state, द क्या इसका आइडिया क्या है? इंडिया का आइडिया है वेलफेयर स्टेट का, और डीपीएसपी को अगर आप फॉलो अप करते हैं, लागू करते हैं, तो एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण करते हैं, जो कि कंप्लीट डायरेक्शन गवर्नमेंट को दिया गया है कैसे कैसे डीपीएसपी आपको फॉलो अप करना है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर सर्टेन डायरेक्शन टू द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एज वी हैव डिस्कस अर्लियर, so that they can work in a controlled manner, so that work according to the wish of the people, right? Okay friends, now we will discuss one by one, यानी कि हम एक एक करके सभी आर्टिकल जो कि 36 से 51 तक है, इन सारे आर्टिकल को एक एक करके डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, राइट? सो आर्टिकल 36 टॉक अबाउट, आर्टिकल 36 क्या कहता है? इट डील्स विद द डिफिनीशन ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट किसको कहेंगे, इसका वर्णन जो है आर्टिकल 36 में मिलता है। उसी तरह से आई थिंक आर्टिकल 13 में भी स्टेट का डिफिनीशन दिया गया है। जो आर्टिकल 13 में स्टेट का डिफिनीशन है वही आर्टिकल 36 में भी है, यानी कि स्टेट क्या है, जैसे सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका भी स्टेट का डिफिनीशन होता है, जैसे ओएनजीसी टाइप का चीज है, आईओएल है, या आप बात करें एलआईसी है, या आप बात करते हैं जो ऑफिसेज होते हैं स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये सब स्टेट का फंक्शन करती हैं। तो इसमें बेसिकली स्टेट क्या है, स्टेट को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 36 में, राइट? नाउ आर्टिकल 36 के बाद हम 37 देखते हैं। आर्टिकल 37 डील्स विद द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का नेचर कैसा है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में आर्टिकल 37 में वर्णन है, राइट? अब आर्टिकल 38 देख लेते हैं। आर्टिकल 38 क्या बात करता है? बात करता है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिएटेड बाय द जस्टिस, कैसा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज। यानी कि आर्टिकल 38 जो है वो ये बात करता है कि हमें सोशल ऑर्डर को लोगों के लिए बनाना होगा ताकि लोगों का जो न्याय मिल सके, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और पॉलिटिकल न्याय, इसके बारे में आर्टिकल 38 डिस्कशन करता है और कहता है कि समाज में जो इनकम का इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है, स्टेटस में एक दूसरे से लोग ऊपर नीचे देखते हैं, दिखाते हैं, या फैसिलिटीज किसी को ज्यादा है किसी को कम है, या अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलना चाहिए, इस चीज को आर्टिकल 38 डिनोट करता है कि इनइक्वालिटी कम किया जाए तथा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को लाया जाए। आर्टिकल 33 इसके बारे में डिस्कस करता है। आर्टिकल 39 जो है थोड़ा सा विस्तृत है, इसको ABCDEF में करके डिफाइन करके किया गया है, तो इसको आइए हम वन बाय वन करके देखते हैं कि आर्टिकल 39 क्या करता है, क्या डिस्कस करता है, क्या बातें करती है। तो आर्टिकल 39A, यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे मित्रों, जो ABCD स्मॉल में लिखा है वो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बन रहा था उसी समय था, लेकिन अगर आपको ABC जहाँ कैपिटल मिलेगा, वो जो है संविधान का संशोधन करके नए आर्टिकल जब जोड़े गए थे तब कैपिटल से उसको डिनोट किया गया था, और स्मॉल जो लेटर थे वो संविधान के साथ साथ ही इसमें वर्णन था। तो इस बात पे थोड़ा आप ध्यान देंगे। तो आर्टिकल 39 जो बात करता है, द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, यानी कि सारे नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार का अवसर मिलना चाहिए, जीविकोपार्जन का ऑप्शन मिलना चाहिए, ठीक है, ऐसा बात करता है। इसके लिए सरकारें पॉलिसी बनाती है।
एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है? जीविकोपार्जन के लिए। जीविकोपार्जन के लिए अब मान लीजिए किसी को रोजगार दिया जाता है मनरेगा जैसे चीजों में, या शहरी रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार योजना जो चालू किया जाता है, या लाइवलीहुड के लिए गरीबी रेखा से नीचे लोगों को फूड जो दिया जाता है, तो ये एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड के अंदर ही आएगा। या आप रोजगार देते हैं या राइट टू फूड एक्ट के तहत फूड देते हैं, ये सारी चीजें इसमें आती है, इसी में आता है। इसलिए आर्टिकल 39 टॉक्स अबाउट द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार, भोजन, इन सब चीजों का उपलब्ध होना चाहिए। नाउ आर्टिकल 39B टॉक्स अबाउट द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, यानी कि सबके भलाई के लिए समाज की जितनी रिसोर्सेज हैं, जितने मटेरियल हैं, उसका इस्तेमाल सबके भलाई के लिए होना चाहिए, सबको समान रूप से वितरित होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी वर्ग के पास पर्याप्त मात्रा में धन है कि वो खा खा के मर रहा है, कोई वर्ग ऐसा हो गया जो खाए भी मर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात की जाती है, या किसानों को जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुछ पैसे दिए जा रहे हैं, ये सारी चीजें जो सरकार कुछ पॉलिसियां लाती हैं, तो ये इसी तरह की आर्टिकल 39 के तहत ही जो कुछ चीजें हमारे संविधान में वर्णन किया गया है, इसको फुलफिल करने के लिए ही गवर्नमेंट लाती है, या वो पेंशन देती है, या वो किसान सम्मान निधि योजना जैसे चीजें देती है। तो बेसिकली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स ही करती है, मैटेरियल रिसोर्स ही करती है, राइट। नाउ द आर्टिकल 39C, we talk about 39C, is talk about the prevention of concentration of wealth and means of production, यानी कि धन संपदा पे किसी एक व्यक्ति का, कोई बड़ा उद्योगपति है उसी का अधिकार ना हो जाए, कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं उन्हीं के पास पूरे धन संपदा का अधिकार ना हो जाए, और पॉपुलेशन जो है, सिटीजन जो है, वो प्रताड़ित हो रही है, खाए खाए भी मर रही है। तो धन संपदा, रिसोर्सेज जो है, वेल्थ जो है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, कहीं एक जगह कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल 39C में बात करता है। 39D के बारे में हम देखते हैं। 39D टॉक्स अबाउट द इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वीमेन, यानी महिलाओं और पुरुष दोनों को ही समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। यह नहीं कि पुरुष और महिला में भी भेद होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, महिला को कम मिला है क्योंकि वो महिला है, और पुरुष को ज्यादा मिलना चाहिए। जैसा कि हम सुनने में आता है प्राय फिल्म इंडस्ट्री में या प्राइवेट इंडस्ट्री में महिलाएं जो अपना वॉइस रेज करती रहती हैं कि हमें जो एक्टर के बनस्पत, हीरो के बनस्पत हमें पैसे कम मिलते हैं फिल्मों में, जबकि परिश्रम हम भी उतना ही करते हैं। या प्राइवेट कंपनियों में भी ऐसा देखने को कभी कभी केस मिलता है। हालांकि इस पे गवर्नमेंट ने कानून बना के और इस चीज को लागू करने का प्रयास किया है। तो आर्टिकल 39D टॉक्स अबाउट प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स, आर्टिकल 39D टॉक्स अबाउट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड women, preservation of, now article 39D, it's talk about preservation of the health and strength of workers and children against forcible abuse, यानी कि बलात् रूप से जोड़ का आजमाइश करके आप किसी गरीब का या बच्चे के हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। उसके काम में ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, ऐसा इकोलॉजी होना चाहिए कि उसको काम करने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। फोर्सिबली उससे आप किसी प्रकार का काम नहीं करा सकते, या हिंसा करके या गाली गलौज करके, राइट। नाउ आर्टिकल 39F इज टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों के स्वस्थ डेवलपमेंट के लिए, स्वास्थ्य में बेहतर ग्रोथ के लिए आर्टिकल 39F बातचीत करता है। जैसे इनको टीकाकरण हो रहा है, ठीक है, इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत टीकाकरण हो रहा है, या उनको न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में बातें की जा रही है कि बच्चों को न्यूट्रिशन फूड दिया जाए, या मिड डे मील जो स्कूलों में प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि बच्चे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनका न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट भी बढ़िया हो। तो ये आर्टिकल 39 टॉक्स अबाउट अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, राइट। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर कैपिटल ए आपको दिखता है, इट मीन्स ये हमारे संविधान में बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। बाद में कैसे जोड़ा गया है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। तो ये देख सकते हैं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976
के तहत इसको जोड़ा गया था। 39A में क्या है, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड लीगल फ्री एड टू द पुअर, यानी कि गरीबों को कानूनी सहायता दिया जाए, उनको जस्टिस दिया जाए। इसके लिए 42वें संविधान संशोधन, जिसको कि हम मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं, मिनी संविधान भी कहते हैं, जो कि 1976 में हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी, वो दौर इमरजेंसी का दौर भी था। इस बात को आप ध्यान रख के अगर करेंगे तो याद जल्दी होता है, इसलिए इस चीज को हम याद रखते हैं या इसको डिस्कस करते रहते हैं, जिससे कि याद हमें बेहतर तरीके से रहे। तो 39A टॉक्स अबाउट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड, गरीबों को फ्री कानूनी सहायता देता है। इसके लिए नालसा एक्ट बनाया गया था और सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में सभी हाई कोर्टों में, डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, कोशिश किया जाता है। गरीब जो अपना केस खुद नहीं लड़ सकते हैं, उनको फ्री लीगल एड देने के लिए सरकार वकीलों की नियुक्ति करती है या सुप्रीम कोर्ट अपने देख रेख में नियुक्ति कराती है। नाउ आर्टिकल 40, दोस्तों आर्टिकल 40 और आर्टिकल 39A ये बहुत ही डिस्कस किए हुए आर्टिकल है। ये आर्टिकल प्राय इनके बारे में डिस्कशन या इनसे प्रश्न बनते रहते हैं, राइट। तो आई होप कि आप 39A को तो समझ गए होंगे। अब आर्टिकल 40 के बारे में बात करते हैं। ये महात्मा गांधी के सपने का आर्टिकल है, एक तरह से गांधीयन फिलोसफी जो प्रमोट करता है। क्या बात करता है आर्टिकल 40 यानी कि 40, अनुच्छेद 40 क्या बात करता है, इट टॉक्स अबाउट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड टू इंडो देम टू इनेबल देम एज फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि खुद के शासन के रूप में, स्वराज के रूप में पंचायती राज को ऐसा मजबूत बनाया जाए, इतना पावर दिया जाए, इतनी शक्ति दिया जाए कि एक स्वतंत्र इकाई के रूप में पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन काम करे। इसके लिए बहुत सारे राज्यों ने इनिशिएटिव लिया भी है कानून बना के। और उदाहरण के लिए बिहार राज्य में ऑलमोस्ट 50% सीट रिजर्व है महिलाओं के लिए, और इसी तरह से अन्य राज्यों ने भी, मध्य प्रदेश ने भी फॉलो किया था बिहार में होने के बाद। तो बहुत सारे राज्यों ने, मैंडेटरी 33% है, लेकिन राज्यों ने अपनी इनिशिएटिव से 50% रिजर्वेशन दे के पंचायती राज इंस्टीट्यूशन महिलाओं को भी बढ़ावा दिया है, और आर्टिकल 40 को भी फॉलो अप करके उन्होंने पंचायती राज सिस्टम स्टैंड किया है, राइट। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 41 के बारे में। आर्टिकल 41 टॉक्स अबाउट टू सिक्योर द राइट टू वर्क। आर्टिकल 41 talks about to secure right to work, to education and public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disablement, right। यानी कि 41वां अनुच्छेद जो है क्या बात करता है कि अगर आप अपंग हो गए हैं किसी प्रकार से, आप जन्मजात या किसी कार्यवश, किसी घटनावश, दुर्घटनावश आप अपंग हो गए हैं, या आप बेरोजगार हैं, तो इस स्थिति में क्या आपको अनएम्प्लॉयड होने का असिस्टेंस मिलता है, जैसे बेरोजगार भत्ता मिलता है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मिलता है। उसी तरह से आपको काम करने का अधिकार मिलना चाहिए, जैसे मनरेगा एक्ट बना के 100 दिन के काम करने का अधिकार दिया गया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है ये बना के आपको पढ़ने का अधिकार दिया गया है। तो यहीं से आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी डीपीएसपी से ही मोटिवेशन लेके एक तरह से कह सकते हैं कि जो कानून बनाते हैं, ताकि वो उनका जो है सोसाइटी में, नेशन में, लोगों के बीच में उनकी वैलिडिटी बने रहे। तो यहीं से लोग उठाते हैं और यहीं से कानून बनाया जाता है। तो आर्टिकल 41 talks about to secure right to work, to education and public assistance in case of unemployment, old age, वृद्धा पेंशन मिलता है, विधवा पेंशन मिलता है, ये सारे चीज ही आर्टिकल 41 के तहत है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नाउ द आर्टिकल 42, राइट। आर्टिकल 42 talks about to make provision for just and human condition for the work and maternity relief, राइट। मैटरनिटी रिलीफ का और बेहतर कंडीशन हो, वातावरण अच्छा हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो, इसके बारे में कहाँ वर्णन मिलता है? आर्टिकल 42 में। महिलाओं को जो प्रेगनेंसी के दौरान ऑफिस से जो छुट्टियां मिलती हैं, वो कहाँ वर्णन है इसका, और कहाँ से इंस्पिरेशन लेके इस कानून को बनाया गया है? मैटरनिटी रिलीफ एक्ट, ये यहीं से लिया गया, आर्टिकल 42 से, राइट।
43 आर्टिकल 43 talks about to promote cottage industry on an individual or cooperation basis in the rural area, right? क्या बात करता है आर्टिकल 43? तो आर्टिकल 43 बात करता है to promote cottage industry on an individual or cooperation basis in rural area, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में जो लघु उद्योग लगाए जाते हैं, जो कुटीर उद्योग लगाए जाते हैं, उसका वर्णन जो आर्टिकल 43 में मिलता है। और इसके महात्मा गांधी पुरजोर समर्थक हैं कि बड़े बड़े इंडस्ट्री के बदले कॉटेज इंडस्ट्री लगाया जाए, छोटे इंडस्ट्री लगाया जाए, एमएसएमई लगाया जाए। तो ये गांधीयन फिलॉसफी को प्रमोट करता हुआ आर्टिकल 43 है। राइट फ्रेंड्स, नाउ द आर्टिकल 43A ए से आप जैसे देख सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको जोड़ा गया है। ये क्या बात करता है? टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, यानी कि आप वर्कर जो हैं, श्रमिक जो हैं, वो केवल बस आपके पास आए, काम किए और चले गए अपने घर, ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री को, उद्योग को, गवर्नमेंट को ऐसा कानून बनाना चाहिए, ऐसा प्रावधान लाना चाहिए जिससे कि वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सके। कैसा मैनेजमेंट होना चाहिए, कैसा वातावरण होना चाहिए, क्या हेल्थ फैसिलिटी होना चाहिए, इसमें वर्करों की भी राय लेनी चाहिए। और इसका वर्णन जो हमें आर्टिकल 43A में मिलता है। नाउ 44 आर्टिकल 44 जो आज के समय में द मोस्ट डिबेटेड आर्टिकल है, जो बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, राइट? To secure all citizen a uniform civil code throughout the country, right? अपने राज्य में मात्र एक, अपने देश में मात्र एक राज्य है गोवा, जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है। और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी एक कमेटी का गठन कर दिया है कि उस स्कोप देखने के लिए कि क्या स्कोप है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का। तो ये मोस्ट डिबेटेड आर्टिकल है, आप इस पे फोकस करेंगे। प्लस ये बन सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का डिस्कशन किस आर्टिकल में मिलता है, राइट? तो आप इसको माइंड करेंगे, मगअप करेंगे, ध्यान रखेंगे। नाउ आर्टिकल 45 टॉक्स अबाउट आर्टिकल 45, राइट? आर्टिकल 45 क्या बात करता है दोस्तों? To provide early childhood care and education for all children, right, until they complete the age of 6 years. To provide early childhood care, यानी कि 45 जो है 6 वर्ष से कम उम्र के जितने बच्चे हैं उनके चाइल्डहुड केयर की बात करता है। जब तक कि वो 6 वर्ष का उम्र ना कंप्लीट कर ले, तब कि उनकी न्यूट्रिशनल चीजों को ध्यान देने के लिए, उनके थोड़ा बहुत बेसिक एजुकेशन के बारे में ध्यान देने के लिए ये आर्टिकल 45 वर्णन है, इसमें डिस्कशन है। आर्टिकल 46 टॉक्स अबाउट टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST and other weaker section of society and to protect them from social injustice and exploitation, right? तो 46 जो है वो क्या बात करता है? समाज के दबे कुचले वर्ग जो हैं, SC वर्ग के लोग हैं, ST वर्ग के लोग हैं, उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ना हो, सोशली उनको एब्यूज ना किया जाए, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखा जाए। इसका वर्णन आर्टिकल 46 में मिलता है। इसी के तहत आप देख सकते हैं SC ST एट्रोसिटी एक्ट हो गया, या गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन की बात कर लें, या आप स्पेशल जो SC वर्ग के लिए या ST वर्ग के लिए जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनके इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ये सारे प्रेरणा जो लिया जाते हैं आर्टिकल 46 के द्वारा ही लेके कानून बनाए जाते हैं, एक्ट्स बनाए जाते हैं, राइट फ्रेंड्स? नाउ द आर्टिकल 47 टॉक्स अबाउट to prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health, right? यानी कि ये शराबबंदी की बात करती है, नशीली दवाओं को बंदी की बात करती है। ये भी जो फिलॉसफी है गांधीयन फिलॉसफी के अंतर्गत ही आता है। गांधी जी दारू पे प्रतिबंध लगाने की बात करती हैं और इस चीज को फॉलो अप करते हुए बिहार सरकार
गुजरात सरकार, बहुत से राज्यों ने इस चीज को फॉलो अप किया है, शराबबंदी लागू किया है। हालांकि शराबबंदी कितनी सफल है इसके बारे में एनालिसिस करने की जरूरत है, क्योंकि प्रतिदिन न्यूज में शराब पी के, यानी कि अल्कोहल, मिलावटी शराब पी के, जहरीले शराब पी के लोगों के मरते हुए न्यूज हमें मिलते रहते हैं। तो इन सब चीजों पे एनालिसिस की भी बीच बीच में जरूरत पड़ती है, जो कि श्योर गवर्नमेंट करेगी और करती रहती है। लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 48। आर्टिकल 48, right? Article 48 talks about to prohibit the slaughter of cows, calves and other milch draught cattle and to improve their breeds. ये भी मुद्दा गर्म है, अगर आप इसको समझते हैं तो कैसे। गौ वंश के वृद्धि और गौ हत्या बंद, जो आप लगातार डिस्कशन सुनते रहते हैं समाज में, या गौ हत्या के नाम पे किसी का हत्या कर दिया जाता है या चीजें की जाती हैं, तो इसका भी इंस्पिरेशन जो है आर्टिकल 48 से ही लेके इस पे कानून बनाया जाता है, ताकि अच्छे ब्रीड का तैयार किया जाए, अच्छे नस्ल के गाय भैंस इन सब या भेड़ को तैयार किया जाए, या अच्छे नस्ल के गायों को प्रोटेक्ट किया जाए, देसी नस्ल के गायों को प्रोटेक्ट किया जाए, काउ स्लॉटर को रोका जाए, ऑक्स स्लॉटर को रोका जाए। इसका प्रेरणा, इसका इंस्पिरेशन जो है हमारे संविधान में आर्टिकल 48 से लिया जाता है, और इस पे एक्ट कानून जो भी है वो बनाया जाता है। नाउ आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A टॉक्स अबाउट टू प्रोटेक्ट एंड improve the environment, to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife। यानी कि जंगली जीव को बचाना, जंगलों को बचाना, इन सब चीज का इंस्पिरेशन, या इससे सब चीज का इंस्पिरेशन लेके कानून कहाँ से बनता है, इसका 48A के तहत मिलता है। यानी कि 48 में क्या क्या है, प्रोटेक्ट टू प्रोटेक्शन एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसी की वजह से टाइगर प्रोटेक्शन के बारे में आप समझ सकते हैं, टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है, या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है, या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है। यहीं से इंस्पिरेशन लेके, या इंटरनेशनल लेवल पे और भी जो संधियां होती हैं उनसे इंस्पिरेशन लेके कानून बनाए जाते हैं। और आर्टिकल 48 जो बात करता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में, राइट। आर्टिकल 49 टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, राइट। द प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट, monuments, places, object of I'm sorry, to protect monuments, places and objects of artistic or historic interest which are declared to be national importance। यानी कि वो सारे जगह, वो सारे वस्तुएं, वो सारे स्थान जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हों, जो हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में, हेरिटेज के रूप में है, उसके प्रोटेक्शन के बारे में आर्टिकल 49 वर्णन करता है। जैसे कि आप मान लिया जाता है एलोरा के गुफा को ही सेव करने से रिलेटेड हो गया, या ताजमहल के प्रोटेक्शन से हो गया, या लाल किला के प्रोटेक्शन से हो गया, या और भी जितने नेशनल इंपॉर्टेंस के सांची के स्तूप है, इनके प्रोटेक्शन का इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है, इनके प्रोटेक्शन का इंस्पिरेशन आर्टिकल 49 से मिलता है। तो ये बात करता है इन सारी चीजों को प्रोटेक्शन के बारे में। नाउ आर्टिकल 50, लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 50। इट्स टॉक अबाउट to separate the judiciary from the executive in the public services of the state। यानी कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने का बात करता है। कौन सा आर्टिकल बात करता है, आर्टिकल 50 बात करता है कि जुडिशरी का फंक्शन और एग्जीक्यूटिव का फंक्शन अलग किया जाए। पहले क्या था, बहुत ज्यादा जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का फंक्शन लगभग एक ही हुआ करता था, तो एक ही व्यक्ति दो रोल प्ले कर रहे, इसमें न्याय होने का कम से कम उम्मीद होता है। इसीलिए अब तो ऑलमोस्ट लगभग बहुत हद तक जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन किया भी जा चुका है। तो आर्टिकल 58 जो है वो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन की बात करता है। नाउ आर्टिकल 51, ये जो आर्टिकल 51 है इंडिया के इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के बारे में बात करता है कि इंटरनेशनली इंडिया क्या करेगा, तो इंडिया टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस। यानी कि भारत जो है ऐसा वातावरण बना के रहेगा, ऐसी कंडीशन बना के रखेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सौहार्द बना रहे। किसी प्रकार का ऐसा स्टेप भारत नहीं लेगा कि दुनिया में एक दूसरे के प्रति विद्वेष पैदा हो, या दोस्त लोग एक दूसरे से प्रति लड़ने लगे। भारत ये कोशिश करेगा कि इंटरनेशनल जितने भी संधियां हो रही हैं उनको पालन करेगा, और जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डिस्प्यूट है
उसको वो एमिकेबली लोगों से मिलके, अन्य देशों से मिलके उसको सुलझाएगा। तो इसमें इंटरनेशनल पीस एंड हार्मोनी की बात की गई है आर्टिकल 51 में। ठीक है दोस्तों, तो ये आर्टिकल 36 से 51 तक हमने टोटल डिस्कशन देखा। अब इस पे आधारित हमने कुछ प्रश्न भी किए हैं जो हम डिस्कस करेंगे। आइए उन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा तो इन पे आधारित प्रश्नों को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम प्रश्नों को डिस्कशन करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, क्वेश्चन 1 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। एंड द ऑप्शंस आर राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, या सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो आंसर दीजिए आप आंसर दीजिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस चीज को इजीली कर सकते हैं। द आंसर इज डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है? एंड ऑप्शंस आर एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। एंड द आंसर इज सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। आप टाइम लेके इसका आंसर देते चलेंगे, आप चाहें तो वीडियो रोक के भी आंसर देते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? यानी कि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से कैसे भिन्न है? एंड द ऑप्शंस आर पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए है और उत्तरोक्त जो है राज्यों के लिए है। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उत्तरोक्त है। निदेशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? एंड द आंसर इज सी, निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। यानी कि डीपीएसपी के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं जबकि फंडामेंटल के राइट के लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के भाग 5 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला, वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होंगे, वे किसी भी न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। एंड द ऑप्शंस आर केवल एक, केवल दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन। इसका उत्तर होगा डी, केवल 2 और 3। यानी कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है पार्ट भाग 4 में है डीपीएसपी, वो क्या है? वो किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। दूसरा, तीसरा, इस भाग में अधिक कथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। यानी कि कानून जो भी बनता है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज, एमपी, एमएलए जो है इससे इंस्पिरेशन लेके ही कानून बनाते हैं, जैसे कि डिस्कशन के दौरान हमने डिस्कस किया है। राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों के प्रेरणा हमें किस संविधान से लिया है? यानी कि हमने इसको किस संविधान से लिया है, किस देश के संविधान से लिया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड। एंड द राइट आंसर इज आयरलैंड। आयरलैंड इज द राइट आंसर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट, फंडामेंटल राइट नहीं है। द ऑप्शंस आर उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी, और धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। आप बताएं दोस्तों इसमें से मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट कौन नहीं है? टाइम लें और आप अपने से आंसर देने का कोशिश करें। एंड द आंसर इज बी, समान काम के लिए समान वेतन। समान काम के लिए समान वेतन जो है वो डीपीएसपी है, ना कि फंडामेंटल राइट है। राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? एंड द ऑप्शंस आर मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, एंड चुनाव आयोग अधिनियम। किसके अंतर्गत जो है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था है? बहुत इजी है, आंसर इज सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी का प्रबंधन किया गया है? यानी कि इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में जो वर्कर हैं, जो लेबर हैं, उनका मैनेजमेंट में प्रावधान भागीदारी का, यानी वो भी, उनका भी रोल होगा, उनका भी पार्टिसिपेशन होगा, ये किस में वर्णन है? एंड द ऑप्शंस आर अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 43A में, अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 47 में। एंड द राइट आंसर इज 43A. 43A is right answer. And the next question is, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? यानी कि न्यायपालिका में और कार्यपालिका में डिवीजन के बाद किस आर्टिकल में या किस चीज में वर्णन किया गया है? यानी द ऑप्शंस आर संविधान की उद्देशिका में, यानी कि प्रियम्बल में, डीपीएसपी में, 7वीं अनुसूची द्वारा, या परंपरागत व्यवहार के रूप में। एंड द आंसर इज डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और आज का आखिरी प्रश्न, 10वां प्रश्न ये रहा, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में बात करता है या संवर्धन के बारे में बात करता है? एंड द ऑप्शंस आर अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 43 क और ए, और अनुच्छेद 41। एंड द राइट आंसर इज A 51। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन रहा जिसपे हमने डिस्कशन किया आफ्टर द डिस्कशन ऑफ डीपीएसपी। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो आप इसको बार बार देखें, रिपीट करके देखें, क्योंकि इससे प्रश्न ज्यादातर बनते रहते हैं और वहां से आपके डिस्कशन को देखने से क्लियर हो जाता है। आप पेपर उठा के देखें, आप यूपीपीसीएस का देखें या यूपीएससी का देखें या बीपीएससी का देखें, इवन रेलवे वगैरह एसएससी उसएससी में भी इससे प्रश्न बनते रहता है। तो इसको आप बेहतर तरीके से देखें और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। क्या हम इस सीरीज को कंटिन्यू करें आगे? आपका राय क्या है आप जरूर बताएं। आप अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना राय कमेंट जरूर दें हमें, ताकि हम इसमें आपका भाव विचार ले सकें और आगे कार्यक्रम को बढ़ा सकें। राइट।